ये जैसे कि कुरुक्षेत्र की हम लोग है बात करें निरंतर, आपको क्या लगता है कि जनता किस ओर जाने वाली, किस पर मोहर लगाने वाली है? हालांकि 3 प्रत्याशी हैं, एक आधा और मैदान में उतर सकते हैं, तो कौन सा प्रत्याशी यहाँ से स्ट्रॉन्ग मानते हैं आप निष्पक्ष तौर से अगर बात करें? मैं ये मानता हूँ कि मुकाबला रोचक होगा। और अगर किसान हितैषी की बात करेंगे तो अभय सिंह चौटाला बहुत आराम से यहाँ चुनाव जीतेंगे। अगर पूंजीपतियों की बात करेंगे तो फिर कोई भी दोनों में से कोई जीते। अगर आप किसी गारंटी पे विश्वास करेंगे तो वो गारंटी मुझे नहीं पता कि किसको उस गारंटी से लाभ मिला है, कौन सा वर्ग खुश है। मैं मुकाबले को रोचक जरूर मानता हूँ। मुझे केवल अभी इतना ही लगता है तिकोना मुकाबला होने वाला है। निश्चित रूप से तिकोना, देखिए उन दोनों में से एक आदमी ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा। कौन सा लेके जाता है 2 पूंजीपतियों में, जो ऊपर चला जाएगा वो उसका अलग समीकरण होंगे, और जो नीचे आएगा आपको पता है कि कौन से स्थान पे जाके पहुंच जाएंगे और कितना वो गठबंधन के सहयोगी उनका सहयोग करते हैं, इस बात पे भी निर्भर करता है। अगर अभय सिंह चौटाला स्वयं कांग्रेस के साथ एक तरह से मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहते थे, वो तो इनकी चलो सहमति नहीं बन पाई। वही बात मैं शर्मा जी कह रहा हूँ कि उन्होंने प्रयास किया कि पूरे प्रदेश में इस तरह का गठबंधन बने जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। क्या लगता है कहीं ना कहीं नवीन जिंदल दबाव में एक तरह से, वो कहते हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि नवीन जिंदल ने कहा था कि कुरुक्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि वो हार गए थे, कुरुक्षेत्र की जनता ने उसको समर्थन नहीं दिया, उनको हरवा दिया, तो दोबारा मैं वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस तरह की बातें थी। एक बार फिर मैदान में आना कहीं ना कहीं दबाव मानते भारतीय जनता पार्टी। देखिए नवीन जिंदल जी बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उन्होंने घर भी कुरुक्षेत्र में बना रखा है, कैथल में बना रखा है, परंतु उन पे ताले लगे हुए थे पिछले 10 साल से। अगर आप पूछेंगे किसी भी निवासी को कुरुक्षेत्र के पूछ लेना, उनके समर्थकों से भी पूछ लेना, वो 10 साल तक यहाँ नहीं आए। कांग्रेस को लगता था कि कहीं ना कहीं अगर कुरुक्षेत्र से हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे तो हार हो सकती है, भाजपा वहाँ पे एक तरह से मजबूती के साथ है। देखिए मैं कहता हूँ कि उनको भागना नहीं चाहिए था। अगर वो मैदान में होते तभी पता चलता, क्योंकि कांग्रेस तो मैदान में नहीं है, उसका जिक्र भी करना। और कांग्रेस के लोग कितने ईमानदारी से गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हैं, इस बात का आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहीं से हैं, और एक तरह से मुख्यमंत्री एकदम से बदल कर नायब सिंह सैनी को बनाना और लोकसभा चुनाव की घोषणा होना, ये क्या मानते हैं आप? देखिए एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगने लगा होगा शायद कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध जन आक्रोश है या उन पे भरोसा नहीं है लोगों को। तो ये जैसे कि कुरुक्षेत्र में या अन्य जगहों पे जब राजनीति शुरू होती है, वोटों की समय आता है, उस टाइम ना जातीय समीकरण ज़्यादा हावी भी होता है। नेता फैलाना भी चाहती है जातीय समीकरण हो और एक तरह से बिरादरी वाइज वो तो हमें वोट मिले, इस तरह की। तो कुरुक्षेत्र में भी इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चाएं हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, जातीय समीकरण भी बन सकते हैं कुरुक्षेत्र की सीट पर। देखिए शर्मा जी, आप हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा को कवर करते हैं। जातीय समीकरण हर चुनाव में बनते हैं, और हरियाणा की राजनीति में तो जातीय समीकरणों का विशेष महत्व है। और जब दिल्ली के सांसद थे, उनसे बार बार हरियाणा के लोगों ने सवाल किया SYL पे। SYL का पानी हरियाणा की जीवन रेखा है। अगर आप उस मुद्दा तो जब भी चुनाव आते तभी उठते रहते हैं, हर बार मुद्दा ही उठता है, लेकिन इस पे ठोस कदम कोई भी नहीं उठाना चाहता, क्योंकि इसको चुनावी मुद्दा बनाकर वोट बटोरना चाहते हैं। नहीं, देखिए अब वोट बटोरने की बात तो खत्म होगी। पहले निर्णय 2002 में आया, उसके बाद 2016 में अंतिम निर्णय आ चुका है, और केंद्र सरकार को निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हैं कि अगर इनकी बात नहीं बनती दोनों राज्यों की, तो केंद्र जिम्मेवारी लेगा किसी केंद्रीय एजेंसी से नहर खुदवा करके SYL का पानी हरियाणा को। केंद्र में सरकार थी अकाली दल की, पंजाब में सरकार थी, हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, तब भी एक तरह से समस्या हल नहीं हो पाई। तो आप मानते हैं? देखिए दोनों राज्यों के लिए पानी पंजाब के किसानों को भी चाहिए, हरियाणा के किसान को भी चाहिए। हरियाणा में लोकसभा की बिगुल बजने के बाद अलग अलग स्थानों में हम जा रहे हैं। आज इस वक्त की बात करें तो कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र की ये पावन धरती, जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, अभी हम लोग बातचीत करेंगे। कुरुक्षेत्र में बहुत सारे एक तरह से अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी भी हैं, कुछ आने वाले हैं, कुछ आ चुके हैं, उस पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ एक तरह से जनता क्या सोचती है, किस तरह के प्रत्याशियों को इस बार यहाँ पे जीत हासिल कराने वाली है, उसको लेके प्रेम जी हमारे साथ है। हालांकि एक तरह से गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर हैं और राजनीति में भी दिलचस्पी ये रखते हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। अलग अलग पत्रकारों से इनके अच्छे संबंध है, और ये बखूबी लोगों के बीच भी जाकर एक लोगों की एक तरह से नब्ज टटोलने की एक तरह से इनकी वो है, और उनसे बात करके यहाँ के एक तरह से राजनीतिक पृष्ठभूमि की हम लोग बातचीत निकालते हैं कि क्या रहने वाला है यहाँ का राजनीतिक समीकरण। सर नमस्कार। नमस्कार जी।
सर लंबे समय से जैसे हरियाणा की आपने सेवा की, अलग अलग स्थानों पर आप रहे, उसके साथ साथ राजनीति पे आपकी बहुत एक तरह से दिलचस्पी आप लेते हैं और पत्रकारी का क्षेत्र से भी आप जुड़े हुए हैं। तो कुरुक्षेत्र में फिलहाल हैं, आप क्या समझते हैं कुरुक्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं, उनका क्या वो है चल रहा है जनता के बीच में? देखिए शर्मा जी, मैं पत्रकार तो नहीं हूँ, पर पत्रकारों से दोस्ती जरूर रखता हूँ और जानकारी लेना या उस पे कोई थोड़ा बहुत रिसर्च करना, जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं, मैं करता रहता हूँ। और कुरुक्षेत्र की आप बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र क्योंकि धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नगर है और कुरुक्षेत्र में चाहे राजनीति की अगर आप बात करते हैं, राजनीति में भी बड़े बड़े राजनेता यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। आप बात करेंगे कुरुक्षेत्र जब अलग से संसदीय क्षेत्र नहीं बना था तो ये कैथल का हिस्सा था और कैथल में 2 बार स्वर्गीय गुलजार लाल नंदा जी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे और सौभाग्य या दुर्भाग्य से दोनों बार उनको प्रधानमंत्री बनने का भी मौका मिला। तो देश के अगर राजनीतिक इतिहास में बात करते हैं, प्रधानमंत्रियों की सूची में भी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का नाम आता है। और उसके बाद के जितने भी आप चुनाव देखेंगे, 1977 में कुरुक्षेत्र अलग से सीट बनी थी। कुरुक्षेत्र में पहला ही चुनाव जनता पार्टी ने जीता था। जनता पार्टी के सरदार रघुवीर सिंह विर्क यहाँ से सांसद बने थे। उसके बाद के जितने चुनाव हैं उसमें कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल लगातार जीतती रही 2014 तक। 2014 में यहाँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार सैनी ने जीत दर्ज की थी और उस समय नवीन जिंदल कांग्रेस के प्रत्याशी थे। नवीन जिंदल तीसरे स्थान पर रहे थे, इंडियन नेशनल लोकदल उस समय दूसरे स्थान पर था। उसके बाद 19 का चुनाव नवीन जिंदल जी ने नहीं लड़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल सिंह जी आगे। निर्मल सिंह जी भी यहाँ क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़े अम्बाला के रहने वाले और मुकाबला जो हुआ भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के नायब सिंह सैनी और निर्मल सिंह जी के बीच था। और इंडियन नेशनल लोकदल में क्योंकि विभाजन उसी समय हुआ था कुछ समय पहले ही, तो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी बेशक अभय सिंह जी के पुत्र थे अर्जुन चौटाला, उनका वोट प्रतिशत बहुत नीचे चला गया था। इस बार जब पार्टी दोबारा पुनर्निर्माण के बाद आई और इंडियन नेशनल लोकदल के सबसे बड़े नेता अभय सिंह चौटाला ने ही सबसे पहले कुरुक्षेत्र में अपने नाम की उनकी घोषणा हुई, पार्टी ने निर्णय लिया कि सेनापति को ही सबसे पहले चुनाव में उतारा जाए। तो मैं समझता हूं कि अब कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ नहीं रही क्योंकि उन्होंने तो अपना प्रत्याशी भी कहीं और से उधार लिया है और कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ये सीट पता नहीं क्यों डर के या जैसे भी इंडियन गठबंधन के एक अपने सहयोगी आम आदमी पार्टी को दे दी। कुरुक्षेत्र की जनता दोनों पार्टियों से सवाल करती है कि कुरुक्षेत्र में उनके पास अपना काडर नहीं था क्या? कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के नेताओं की भी कमी नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी के भी मूल काडर में क्योंकि 2 बार ये सांसद बना भी चुके थे, तो यहाँ का जो कार्यकर्ता था, खासतौर से संघ से जुड़े लोग, वो भी टिकट के चाहवान थे। तो कांग्रेस पार्टी ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से इंपोर्ट करके प्रत्याशी ले आए और इस प्रत्याशी के लिए तो ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री जी जब 14 में चुनाव में आए थे अपने प्रत्याशी के पक्ष में, राजकुमार सैनी जी के पक्ष में, तो उन्होंने कहा था कि लोगों के तिजोरी में सोना देखा होगा आपने, जेवरात देखे होंगे या कैश देखा होगा। एक ऐसी तिजोरी है जिसमें कोयला रखा गया देश का और वो कोयले का जो इतना बड़ा स्कैम था जिसे कोल स्कैम के नाम से जानते हैं, उसके मुखिया अभियुक्त को आपने टिकट दे दी। वो 2014 में तीसरे स्थान पे थे। क्या सोच करके उनको चुनाव लड़ाया? भारतीय जनता पार्टी के सामने, उसके काडर के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न आपने खड़ा कर दिया कि काडर के लोगों में आपको एक भी योग्य आदमी नहीं मिला। जब आप कहते हो कि 400 पार, तो 400 पार का अगर कॉन्फिडेंस था या मोदी की गारंटी पे विश्वास था तो किसी भी स्थानीय कार्यकर्ता को अगर चुनाव लड़ाते तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के साथ जो भी कार्यकर्ता आता तो उसका परफॉर्मेंस देखना चाहिए था कि बाहर से आए व्यक्ति के लिए नहीं। और फिर बात करते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी वोट कटवा की भूमिका में, इंडियन नेशनल लोकदल के यहाँ 5 बार सांसद बने हैं। उनके नाम अगर आप लेना चाहेंगे तो मनोहर लाल जी से शुरू करेंगे। मनोहर लाल सैनी नारनौल से आकर के यहाँ सांसद बने, गुरदयाल सिंह सैनी यहाँ बने, कैलाशु सैनी यहाँ 2 बार सांसद रही हैं। और हर मुकाबले में आप सिर्फ 19 का चुनाव छोड़ दें, 2014 तक के हर चुनाव में या तो इंडियन नेशनल लोकदल जीता था या दूसरे स्थान पर रहा था। अब भी मुकाबला मुझे लगता है कि 2 बड़े उद्योगपति हैं और एक किसान है। मुकाबला लगता है कि ये क्षेत्र किसानों का है। खासतौर से इस क्षेत्र में अगर जातीय समीकरणों को भी देखेंगे तो जिस जाति से इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी है
उसकी वोट बहुत बड़ी है। तो लोग ये भी कहते हैं कि विपक्ष के नेता है जातीय समीकरण में बांटने के लिए अभय सिंह चौटाला ने एक तरह से बयानबाजी उन्होंने दे दी है। जी नहीं, देखिए वास्तविकता ये है कि उन्होंने कहा कि देश के दो बड़े उद्योगपति और एक किसान के बेटे का मुकाबला है। किसान और उद्योगपति में आप समझ सकते हो कि किस तरह का अंतर रहता है, और किसान बहुल क्षेत्र है, और किसान आंदोलन में अगर देश के 5000 सांसद और विधायकों में से किसी ने त्याग पत्र दिया था, किसानों के साथ अगर कोई खड़ा था, तो वो एकमात्र विधायक इंडियन नेशनल लोक दल का था, और उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया और सिद्ध किया कि मैं किसानों के साथ हूँ, मेरे लिए किसान कौम सबसे पहले है। और उसमें सारी जातियां आती हैं, चाहे वो सैनी है, चाहे गुज्जर है, चाहे रोड है, जाट है, राजपूत भी, ये सारे जो किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सब का रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से अभय सिंह चौटाला है। और कुरुक्षेत्र की जनता, क्योंकि को 2 बार उनके सुपुत्र को हरा चुकी, एक सहानुभूति भी उनके साथ है, उनके त्याग को देख करके भी और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देख करके भी, क्योंकि चौधरी देवीलाल के वंशज वो हैं। चौधरी देवीलाल ने त्याग किया, प्रधानमंत्री तक के पद को छोड़ दिया, और उसी तरह से उन्होंने भी, जब किसानों पे बात आई थी, 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ जब किसान बैठा था, तो एक ही व्यक्ति था। और जहां तक आप बात करेंगे नवीन जिंदल जी की, नवीन जिंदल जी का ज्यादातर समय तो विदेशों में रहते हैं वो। उन्होंने यहाँ जब उनके पिताजी ने चुनाव लड़ा था, और उन्होंने स्वयं भी जब चुनाव लड़ा, उन्होंने कहा था कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग लगाऊंगा, लोगों को रोजगार दूंगा। कुरुक्षेत्र के किसी भी बच्चे से आप जाके पूछ रहे हैं, कुरुक्षेत्र के पूरे संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी कोई उद्योग नहीं लगा, और उद्योग लगा है तो जाकर के विदेशों में लगा है। उन्होंने तो हिसार के उद्योग को भी कम करके बाहर ले जाने का काम किया है। हिसार के लोगों के साथ भी धोखा हुआ है, और कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ तो। और जो दूसरे प्रत्याशी हैं जिनकी आप बात करते हो कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी को मुझे नहीं समझ आती कि क्यों उनको यहाँ से भागना पड़ा। और हर बार उनका परफॉर्मेंस ठीक था यहाँ, उन्होंने ये सीट आम आदमी पार्टी को दे दी। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से, किसी कार्यकर्ता से आप पूछोगे कि SYL का पानी, आप पंजाब का पानी हरियाणा को दोगे, तो उनका सीधा जवाब होता है कि हमारे पास पानी है ही नहीं। आप दिल्ली में जब भाषण देते हो तब हरियाणा के खिलाफ देते हो, हरियाणा से पानी मांगते हो। जब पंजाब में भाषण देते हो तो हरियाणा को आप कहीं ना कहीं इग्नोर करते हो। टेबल पे भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी आके गए हैं यहाँ, उनसे भी लोगों ने पूछा है कि आप एक ही प्रॉमिस कर दो, किसान की वोट आप मांगना चाहते हो कि हम SYL का पानी हरियाणा को दे देंगे, इतना ही बहुत है जी। जैसे नवीन जिंदल की हम लोग बात करते हैं, 2 बार वो यहाँ से सांसद भी रहे, हालांकि कांग्रेस पार्टी की उसके बाद अब तीसरी बार वो हार गए। तो जो कांग्रेस पार्टी का वोट था वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो गया है। इस तरह की बातें जैसे फिलहाल ये चल रही हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी से अब चुनाव वो लड़ रहे हैं, तो जो वोट कन्वर्ट हुआ था और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से मोदी की 400 पार का जो नारा है, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि सफल होगा कुरुक्षेत्र की धरती पर? देखिए, कुरुक्षेत्र में वोट बैंक ट्रांसफर नहीं होता। कुरुक्षेत्र में मैंने आपको बताया कि आप पूरा इतिहास 1977 से और 19 तक का लेंगे, तो यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल, या फिर 2 बार भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल के बीच हुआ है। इंडियन नेशनल लोक दल में विघटन के कारण जो वोटों का नुकसान हुआ था, वो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति होगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से वही किया कि जो जैसे परिवारों को तोड़ने का इतिहास उनका रहा है, पार्टियों को तोड़ने का इतिहास उनका रहा है, गठबंधन तोड़ने का उनका इतिहास रहा है। हरियाणा में भी उसी तरह का एग्जाम्पल उन्होंने अभी आपके सामने सेट किया है। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, उनकी जो 4.5 साल सत्ता में सहयोगी पार्टी थी, स्थानीय पार्टी थी, उसको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभय सिंह चौटाला के लिए कहते हैं, अभय सिंह चौटाला जितना स्ट्रांग होंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। देखिए, आपने अगर अभय सिंह चौटाला के भाषण भी सुने हो, तो उन्होंने ये कहा कि मैं वोट काटने नहीं आया, इनकी रांद काटने आया हूँ। रांद काटने का मतलब किसका काटेंगे? किसका काटेंगे? दोनों पार्टियों का, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का, क्योंकि उन्होंने कोशिश करी थी कि अगर अभय सिंह चौटाला स्वयं कांग्रेस के साथ एक तरह से मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहते थे, वो तो इनकी चलो सहमति नहीं बन पाई। वही बात मैं शर्मा जी कह रहा हूँ कि उन्होंने प्रयास किया कि पूरे प्रदेश में इस तरह का गठबंधन बने जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, परंतु कांग्रेस के कुछ नेताओं की ईगो के कारण वो गठबंधन में शामिल नहीं हो सके। और उन्होंने एक बात साफ तौर पे कही थी, बेशक ये जो गठबंधन जिसकी आप बात करते हैं, ये गठबंधन की नींव फतेहाबाद की एक रैली में पड़ी थी। उस रैली के आयोजक भी माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी थे, और उस रैली में ही नींव रखी गई थी इंडिया गठबंधन की। नीतीश कुमार जी ने उनके पांव
की तरफ इशारा करके कहा था कि चौधरी साहब हम आपके पांव छूते हैं, आप इस विपक्ष को इकट्ठा करने की क्षमता आपके अंदर है। इससे पहले चौधरी देवीलाल ने विपक्ष को इकट्ठा करके एक सरकार बनाई थी और उसी तरह की आशा उन्होंने उनसे जताई थी। मंच पर विराजमान सारे नेताओं के अगर आप चित्र देखेंगे, आपके पास वीडियो क्लिपिंग्स होंगी, तो वो अनुरोध वहाँ किया था। उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि हमें किसी से परहेज नहीं है, हम किसी के साथ भी जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये गठबंधन जब स्वरूप ले रहा था तो ये कहा था कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस गठबंधन बनाइए अगर आप देश में परिवर्तन चाहते हो, नहीं तो वही होगा, इधर वाले लोग इधर और इधर के इधर। आपने देख लिया अब हरियाणा में 6 टिकट कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों के पास है, भारतीय जनता पार्टी की। इंडियन नेशनल लोकदल के लोगों ने इस तरह की आशंका पहले ही जताई थी और उन्होंने कहा था कि कोई भी हम सम्मानजनक तरीके से हमसे बात करेगा तो हम गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, वो किसी के पास नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया था। तो नवीन जिंदल जी जैसे कि 2 दिन पहले ही उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया है, क्या लगता है कहीं ना कहीं नवीन जिंदल दबाव में एक तरह से, वो कहते हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि नवीन जिंदल ने कहा था कि कुरुक्षेत्र से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि वो हार गए थे, कुरुक्षेत्र की जनता ने उसको समर्थन नहीं दिया, उनको हरवा दिया, तो दोबारा मैं वहां पे चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस तरह की बातें थी। एक बार फिर मैदान में आना कहीं ना कहीं दबाव मानते भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, नवीन जिंदल जी बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उन्होंने घर भी कुरुक्षेत्र में बना रखा है, कैथल में बना रखा है, परंतु उन पे ताले लगे हुए थे पिछले 10 साल से। अगर आप पूछेंगे किसी भी निवासी को कुरुक्षेत्र के पूछ लेना, उनके समर्थकों से भी पूछ लेना, वो 10 साल तक यहाँ नहीं आए। और जब भी कोई बात करता था तो वो कहते थे मुझे कुरुक्षेत्र अब कभी वापस नहीं जाना, क्योंकि कुरुक्षेत्र की जनता ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मेरे को तीसरे नंबर पे ले आए थे 14 में, क्योंकि वो तीसरे स्थान पे रहे थे। और वही बात बार बार, क्योंकि वो अनमने मन से या जिस तरह भी आप परिभाषित करेंगे उसको, वो चुनाव में अपनी मर्जी से नहीं आए, किसी दबाव में वो चुनाव लड़ रहे हैं। और अब तो चाहे बातें वो कुछ भी आके करें, फिर वो गारंटियों की बात भी करेंगे। गारंटी की मैंने आपको बताया कि अगर गारंटी पे भरोसा होता तो फिर किसी सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाना चाहिए था। कांग्रेस से उधार का प्रत्याशी लेने की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही देगा। परंतु मैं जनता के सेंटिमेंट्स की बात आपके साथ कर रहा हूँ। लोग उस बात पे एक प्रश्न चिन्ह लगाते ही लगाते हैं कि ये क्यों, उनका मूल काडर यहाँ है, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करना। चुनाव हार जीत होती रहती है, परंतु अपने किसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते, वो क्यों नहीं हुआ। और इसी बात का सवाल कांग्रेस से भी लोग पूछते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ हिम्मत क्यों नहीं दिखाई। अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हो तो आम आदमी पार्टी के 2 राज्यों में सरकारें हैं, दिल्ली में और पंजाब में। या तो पंजाब के साथ लगते हैं, अम्बाला का लोकसभा क्षेत्र उनको देते, या फिर फरीदाबाद गुड़गांव दिल्ली के साथ लगते हैं। कुरुक्षेत्र ही क्यों? क्योंकि मैदान से भागना था। तो कांग्रेस को लगता था कि कहीं ना कहीं अगर कुरुक्षेत्र से हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे तो हार हो सकती है, भाजपा वहां पे एक तरह से मजबूती के साथ है। देखिए, मैं कहता हूं कि उनको भागना नहीं चाहिए था। अगर वो मैदान में होते तभी पता चलता, क्योंकि कांग्रेस तो मैदान में नहीं है, उसका जिक्र भी करना। और कांग्रेस के लोग कितनी ईमानदारी से गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हैं, इस बात का आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहीं से हैं, और एक तरह से मुख्यमंत्री एकदम से बदल कर नायब सिंह सैनी को बनाना और लोकसभा चुनाव की घोषणा होना, ये क्या मानते हैं आप? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगने लगा होगा शायद कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध जन आक्रोश है या उन पे भरोसा नहीं है लोगों को, तो उन्होंने एक चेहरा बदला है। अब भी चेहरा बदलने के बाद भी लोग ये मानते हैं कि सुपर सीएम की भूमिका में पूर्व मुख्यमंत्री है, और बार बार मंचों से स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनको बार बार मुख्यमंत्री कह के संबोधित करते हैं। और उनके पांव छूने का भी शायद आपने देखा होगा, कितनी बार एक रिकॉर्ड सा बन गया कि हर मंच पे उनके पांव छू दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री के पद को, उसकी जो गरिमा है, कहीं ना कहीं उसको भी कम करने की का देखिए, मैं समझता हूं कि देखिए, कोई किसी ना किसी को आगे बढ़ाता है। हो सकता है उनके गॉडफादर हैं वो, आप अपने घर में उनका जितना मर्जी मान सम्मान करिए, सार्वजनिक मंचों से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के 2 शीर्ष पद हैं, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आप मुख्यमंत्री भी हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ उन पदों के साथ भी आप नाइंसाफी कर रहे हैं। इन चीज़ों के मीनिंग लोग खूब निकालते हैं। अगर आप राजनीतिक विश्लेषकों के अलावा आम आदमी से भी बात करें तो चर्चा होती है। तो ये जैसे कि कुरुक्षेत्र में या अन्य जगहों पे जब राजनीति शुरू होती है, वोटों की समय आता है, उस टाइम ना जातीय समीकरण ज्यादा हावी भी होता है। नेता फैलाना भी चाहती है जातीय समीकरण हो और एक तरह से बिरादरी वाइज वो, तो हमें वोट मिले, इस तरह की। तो कुरुक्षेत्र में भी इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चाएं हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, जातीय समीकरण भी बन सकते हैं कुरुक्षेत्र की सीट पर। देखिए शर्मा जी,
आप हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा को कवर करते हैं। जातीय समीकरण हर चुनाव में बनते हैं और हरियाणा की राजनीति में तो जातीय समीकरणों का विशेष महत्व है। आपको याद होगा, आप हिसार से आते हैं, चौधरी भजन लाल 11 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और किस तरह की राजनीति, किस आधार पे वो मुख्यमंत्री थे, ये भी आपको पता है। फिर 10 साल आपने जब कांग्रेस का शासन देखा, तब भी एक वर्ग विशेष की बात अगर आप करते हैं, मुझे जातियों के नाम नहीं लेने चाहिए। और अभय सिंह चौटाला ने कहा कि एक तरफ तो दो आड़ती हैं, एक तरफ किसान हैं, कहीं ना कहीं इशारा अगर बात करें तो जातीय समीकरण का ही है। क्या अगर ये बात ज्यादा चलेगी तो कहीं ना कहीं अभय सिंह को फायदा होगा इसका? देखिए, अभय सिंह जी के लिए इसलिए एडवांटेज मैं मान के चलता हूँ क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं उन्होंने अपने समाज के लिए भी बहुत काम किया है और किसान वर्ग से वो संबंधित हैं, खुद खेती करने का काम भी वो करते हैं और उन्होंने बार बार एक ही बात कही है कि 2 पूंजीपति और एक किसान का बेटा आमने सामने है। और किसान का बेटे का मतलब है उसमें कि सारी जातियां किसान की जाती हैं, जो भी खेती करने वाले लोग हैं। और इस प्रदेश में 70% लोग, मैं कह सकता हूँ, खेती करने वाले हैं या खेती पे आधारित लोग हैं। चाहे वो मजदूर की बात करो, आप छोटे दुकानदार भी उस खेती पे ही आधारित हैं और उन्होंने किसी उसकी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ उसका संदर्भ जो था वो ये था कि 2 पूंजीपतियों को यहाँ ला करके किसान के बेटे को घेरने का प्रयास जो किया गया बड़े राजनीतिक दलों के द्वारा, जो आपके राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दलों को कोई स्थानीय व्यक्ति नहीं मिला। बाहर से 2 पूंजीपतियों को, एक दिल्ली में राज्यसभा के सांसद थे, उनका कुरुक्षेत्र से कोई वास्ता नहीं, बेशक वो हरियाणा के रहने वाले हैं, परंतु वो दिल्ली के सांसद थे और जब दिल्ली के सांसद थे उनसे बार बार हरियाणा के लोगों ने सवाल किया SYL पे। SYL का पानी हरियाणा की जीवन रेखा है। अगर आप उस मुद्दा तो जब भी चुनाव आते तभी उठते रहते हैं, हर बार मुद्दा ही उठता है, लेकिन इस पे ठोस कदम कोई भी नहीं उठाना चाहता क्योंकि इसको चुनावी मुद्दा बनाकर वोट बटोरना चाहते हैं। नहीं, देखिए, अब वोट बटोरने की बात तो खत्म होगी। पहले निर्णय 2002 में आया, उसके बाद 2016 में अंतिम निर्णय आ चुका है और केंद्र सरकार को निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हैं कि अगर इनकी बात नहीं बनती दोनों राज्यों की तो केंद्र जिम्मेवारी लेगा किसी केंद्रीय एजेंसी से नहर खुदवा करके SYL का पानी हरियाणा को। केंद्र में सरकार थी, अकाली दल की, पंजाब में सरकार थी, हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, तब भी एक तरह से समस्या हल नहीं हो पाई। तो आप मानते हैं? देखिए, दोनों राज्यों के लिए पानी पंजाब के किसानों को भी चाहिए, हरियाणा के किसान को भी चाहिए। आपका पानी अगर बह करके पाकिस्तान में जाता है तो वो किसी काम का नहीं है। मांग तो सिर्फ यही है कि जो हिस्सा मिला था, आप शाह आयोग की रिपोर्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें हरियाणा का जितना पानी का हिस्सा था, अब पानी घटा है, बरसात घटी है निश्चित रूप से। उस रेशो में तो आप देंगे, कम से कम उस रेशो को ही बता दें कि कितना पानी, आप कितने MF पानी आज पंजाब के पास है, हरियाणा को कितना मिल रहा है और हरियाणा से दिल्ली को पानी जा रहा है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। हरियाणा से अगर पानी, एक बार किसान आंदोलन में बंद हुआ था, एक दिन में त्राही दिल्ली में मच गई थी। आप हरियाणा के किसान की दशा सोचिए ना। 3-4 जिलों की अगर आप बात करेंगे, SYL का पानी जब तक नहीं आता तो हरियाणा की जो मरुभूमि जिसको आप बोलते हो, दक्षिण हरियाणा की बात करते हो, और मैं तो खासतौर से ये भाखड़ा के किनारे पे हम खड़े हैं, भाखड़ा का पानी यहाँ आता है। ये 3-4 जिलों में छोटी माइनर्स जाते थे। आज कैथल जिले के हालात, जींद के हालात अगर आप देखेंगे, पानी की एक बूंद नहीं है। और जहां हम खड़े हैं, ये पानी, बहुत पानी था यहाँ। मैं जब सरकारी सेवा में आया, मुझे याद है 450 mm बारिश होती थी हरियाणा में, आज 70 mm बारिश होती है। वो कमी तो आई है। और अंडरग्राउंड वाटर जो 60 फीट पे था वो 700 फीट पे है। चलो, ये जैसे कि कुरुक्षेत्र की हम लोग बात करें निरंतर, आपको क्या लगता है कि जनता किस ओर जाने वाली, किस पर मोहर लगाने वाली है? हालांकि 3 प्रत्याशी हैं, एक आधा और मैदान में उतर सकते हैं, तो कौन सा प्रत्याशी यहाँ से स्ट्रॉन्ग मानते हैं आप, निष्पक्ष तौर से अगर बात करें? मैं ये मानता हूँ कि मुकाबला रोचक होगा और अगर किसान हितैषी की बात करेंगे तो अभय सिंह चौटाला बहुत आराम से यहाँ चुनाव जीतेंगे। अगर पूंजीपतियों की बात करेंगे तो फिर कोई भी, दोनों में से कोई जीते। अगर आप किसी गारंटी पे विश्वास करेंगे तो वो गारंटी, मुझे नहीं पता कि किसको उस गारंटी से लाभ मिला है, कौन सा वर्ग खुश है। मैं मुकाबले को रोचक जरूर मानता हूँ। मुझे केवल अभी इतना ही लगता है तिकोना मुकाबला होने वाला है। निश्चित रूप से तिकोना, देखिए, उन दोनों में से एक आदमी ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा। कौन सा लेके जाता है 2 पूंजीपतियों में, जो ऊपर चला जाएगा वो उसका अलग समीकरण होंगे, और जो नीचे आएगा आपको पता है कि कौन से स्थान पे जाके पहुंच जाएंगे और कितना वो गठबंधन के सहयोगी उनका सहयोग करते हैं, इस बात पे भी निर्भर करता है। क्योंकि गठबंधन में हमेशा होता ही यही है कि आपका प्रत्याशी है तो आप अपने
अपने लिए मतदान करवा सकते हैं, अपने सिंबल पे मतदान करवा सकते हैं। दूसरे के सिंबल पे वोट डलवाना उतना आसान नहीं होता। बहुत बार गठबंधनों में ऐसा भी होता रहा है और आपने तो बहुत नज़दीक से सारे चुनाव देखे भी हैं। मेरा भी विश्लेषण यही है, आपका भी विश्लेषण अगर आपसे कोई इंडिपेंडेंटली पूछेगा तो यहाँ मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है और परिणाम आप 4 जून को देखेंगे। बहुत आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम कुरुक्षेत्र देगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। जैसे हमने बातचीत की, यहाँ पे निष्कर्ष से निकलता है कि तिकोना मुकाबला हुआ वहीं पर कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला भी यहाँ पर अच्छे एक तरह से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ दोनों उन्होंने यही कहा कि 2 आड़ती और एक किसान है। ये इस मुद्दे को लेकर सभी जगह चर्चा हो रही है और उसी के तहत अगर बात करें तो अभय सिंह चौटाला ये खेल भी खेलने वाले हैं। जातीय समीकरण का भी हो सकता है यहाँ पे खेल हो, ताकि एक तरह से जो किसान कहकर अपना आपको करें और किसान के लिए उन्होंने किसान आंदोलन के समय इस्तीफा भी देकर किसान के बीच भी गए। कहीं ना कहीं ये चीज भी अगर किसान देखेंगे तो यहाँ पे तिकोना मुकाबला हो सकता है। देखने वाली बात ये होगी यहाँ से ताज कौन पहना गया तो समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव का जो समीकरण है, चुनावी माहौल है, यहाँ पे सभी लोगों को एक तरह से राजनीतिक लोगों से जो संबंध रखने वाले लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे मजा आने वाले है फाइट पर।